हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आर.सी. मीणा, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से बोल रहा हूँ। अपन ईएफएम सेकेंड बीकॉम सेकेंड में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के दूसरे चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं को अपन पढ़ेंगे। इसके बारे में अपन विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका दूसरा स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग है जो मूलभूत सुविधाओं के उपभोग से भी वंचित है। दूसरा प्रमुख कारण पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव एवं प्रशासनिक अकुशलता है। यद्यपि देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध है, किंतु पूंजी के अभाव, तकनीकी ज्ञान की कमी, प्रशासनिक अकुशलता एवं उचित नियोजन के अभाव में इनका पूर्ण विरोध नहीं हो पाया है। इसलिए जनसामान्य को इन साधनों का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने भारत के आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी अपनी सरकार ने देश के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास का बीड़ा उठाया। इसके लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग चुना गया। अब हम 12वीं योजना पर कार्य कर रहे हैं। सरकारी प्रयासों एवं नियोजित विकास के फलस्वरूप ही देश ने गरीबी, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं के अभाव, मूल्य वृद्धि आदि समस्याओं को हल करने में आंशिक सफलता प्राप्त की है। भारत को विशाल एवं विविध रूपी अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी कारण इसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पहला है इसमें विकसित देश या अर्थव्यवस्थाएं, दूसरा है विकासशील देश या अर्थव्यवस्थाएं। विकसित एवं विकासशील दोनों तुलनात्मक शब्द हैं। कोई भी देश किसी दूसरे देश की तुलना में विकसित हो सकता है, किंतु वही देश किसी अन्य की तुलना में विकासशील हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत बांग्लादेश की तुलना में विकसित है, किंतु अमेरिका की तुलना में विकासशील है। भारत एक विकासशील देश है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कम राष्ट्रीय आय, संसाधनों के पूर्ण दोहन के अभाव में भारत की राष्ट्रीय आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रचलित कीमतों पर जहां 1985 में भारत की राष्ट्रीय आय 10,360 करोड़ रुपये थी, वह 2011-12 में बढ़कर 89,32,892 करोड़ रुपये हो गई। 30 जनवरी 1915 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी जीडीपी की संख्या की नई श्रृंखला बदल 1911-12 में किए जाने के साथ साथ अधिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया के आधार पर 2011-12 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय 46,59,215 करोड़ रुपये थी, जो 2013-14 में बढ़कर 1,11,32,877 करोड़ हो गई। वर्ष 2014-15 में यह बढ़कर 1,23,40,732 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 2015-16 में यह 1,34,09,892 करोड़ रुपये होने का है। फिर भी है अन्य विकसित देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि की तुलना में बहुत कम है। स्थिर कीमतों के आधार पर 2010-11-12 में सकल राष्ट्रीय आय 55,46,683 करोड़ रुपये थी। नई श्रृंखला के आधार पर देश की जीएनआई स्थिर कीमतों पर
2011-12 में 46,59,215 करोड़ रुपये थी, जो 2013-14 में बढ़कर 97,70,062 करोड़ रुपये तथा 2014-15 में 1,04,27,701 करोड़ रुपये हो गई। यह इसका अनुमान है। कम प्रति व्यक्ति आय लो पर कैपिटा इनकम। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $5150 थी। इसी साल अमेरिका में यह $52,308 थी, जबकि चीन में $11,477 एवं ब्राज़ील में $14,275 थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण देश में निर्धनता की स्थिति विद्यमान है। यहाँ करोड़ों व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय सन 1950-51 में 274 रुपये थी, जो 2004-05 में बढ़कर 26,629 रुपये हो गई। 2011-12 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 66,997 रुपये थी। 2011-12 में की नई श्रृंखला के आधार पर भारत में स्थिर कीमतों पर 2011-12 में 63,460 रुपये से बढ़कर 2013-14 में एवं 2014-15 में क्रमशः 68,867 रुपये एवं 72,889 रुपये हो गई। 2015-16 में यह 77,431 रुपये होने का अनुमान है। वर्तमान कीमतों पर PCNNI 2014-15 एवं 15-16 में क्रमशः 86,879 एवं 93,231 रुपये हो गई। कृषि की प्रधानता। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। देश की अधिकांश जनसंख्या छोटे छोटे गांवों में निवास करती है। वर्ष 2014-15 में देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 17.4% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। भारत में भूमि श्रम अनुपात अनुकूल नहीं है। प्रति व्यक्ति भूमि बहुत कम है। आज भी हमारी श्रम शक्ति का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। यह असंतुलित व्यावसायिक वितरण का प्रतीक है। दूसरी ओर विकसित देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग गैर कृषिगत क्षेत्र में लगा हुआ है। विकसित देशों की तुलना में भारत में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों का भाग बहुत ऊंचा है। 2014-15 में भारत में कुल रोजगार में 48.9% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत था। भारत की GDP GAV का लगभग 17.4% भाग केवल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की ग्रामीण जनता के बीच जीवन का आधार है। अपन यहाँ पर तालिका नंबर 2 कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूचकांक देख रहे हैं। 2011-12 की कीमतों पर परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो अपन क्या है, पहला दे रहा है वस्तु कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों जैसे फसलें, पशुधन, वानिकी एवं लॉगिंग, मत्स्य पालन। 2000 फसलें में कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का 2011-12 में 18.5% था। 12-13 में घटकर 18.2 रह गया। 2013-14 में फिर बढ़ा 18.3 हो गया और 14-15 में 17.4 रह गया घट के। फसलें 12.1 थी, फिर घटी 12-13 में 11.8 हो गई। 13-14 में 11.9 भले 1% और 2014-15 में 10.9 है। पशुधन इस प्रकार बढ़ता रहा है। पशुधन 4 पॉइंट था, फिर 4.1 और 4.4%। वानिकी एवं लॉगिंग में 1.5 रहा, बराबर रहा, फिर 1 घट गया 1.4
और 1.2 फिर घट गया। मत्स्य पालन में 0.8% था, 0.9% और 0.9% और 2014-15 में 9% था। इस प्रकार ये बढ़ता ही गया। जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि। विश्व में चीन के बाद भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत में सन 1981-91 के 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या की चक्रवृद्धि वार्षिक दर 2.14% थी, जो 1991-2000 में 1.93 रहेगी। 2001-2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 1.77% रही। 2011 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई। वार्षिक वृद्धि दर इतने अधिक होने से जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग 1.7 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। भारत में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम विद्यमान से भी बढ़ती जनसंख्या जीवन स्तर उच्च बनाना संभव नहीं है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 84.6 करोड़ थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 2001 और 2011 के मध्य जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.76% रही। भारत में चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर में कमी हुई। 2013 में जन्म दर 21.4 प्रति हजार व मृत्यु दर 60.0 प्रति हजार रही। इससे जनसंख्या का दबाव और भी बढ़ा। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में जनाधिक होने से भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि की कमी उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त महंगाई, बेरोजगारी, अपराध वृत्तियों आदि भी तीव्र गति से बढ़ रही हैं। इन सब के परिणाम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो पाता है।